शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं शो की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में सीज फायर के बीच ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की टेबल सज रही है, लेकिन इस बातचीत के बीच ईरान के समंदर में खासकर होर्मुज के आसपास तनाव बढ़ गया है। इस तनाव की वजह है होर्मुज को लेकर अमेरिका से लेकर ईरान तक की नाकाबंदी। ईरान रविवार से ही होर्मुज की घेराबंदी को लेकर आक्रामक है, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के एक पानी के जहाज पर कब्जा ही कर लिया। दोनों तरफ से एक्शन के चलते होर्मुज के आसपास इलाके में तनाव तो बढ़ गया है ही, साथ ही बातचीत को लेकर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ईरान ये भी कह रहा है कि अगर अमेरिका उसे धमकाएगा तो वो बात करने इस्लामाबाद नहीं जाएगा। Motor Vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. कहने को ये गोलियां अमेरिकी सेना ईरान के मालवाहक शिप पर दाग रही है, लेकिन असल में इन गोलियों ने सीज फायर का पूरा माहौल ही फायर कर दिया है। Motor Vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. जिस जहाज से फायरिंग हो रही है और चेतावनी दी जा रही है वो अमेरिकी पोत है, और जिस जहाज पर हमला हो रहा है वो ईरान का मालवाहक जहाज है जिसका नाम है टुस्का। इस हमले के बारे में ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया में लिखकर जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा, 900 फीट लंबे ईरानी ध्वज वाले जहाज टुस्का ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नाकेबंदी को पार करने की कोशिश की, जबकि अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस एस्पेरांस ने बार-बार चेतावनी दी, लेकिन जहाज नहीं रुका। इसके बाद नौसेना ने इंजन रूम की ओर फायरिंग की और इंजन रूम की तरफ छेद कर दिया। फिलहाल अमेरिकी मरीन अब जहाज को अपने कब्जे में लेकर उसके माल की तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि उसका पहले से ही इतिहास खराब रहा है। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर वीडियो जारी कर बताया कि आखिर टुस्का जहाज पर तलाशी के लिए कब्जा कैसे किया गया। ये उसी कब्जे का मिडनाइट ऑपरेशन वाला वीडियो है। समंदर के बीच घुप अंधेरा था। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इंफ्रारेड कैमरे से ली गई है, जो अंधेरे में भी तस्वीर खींच सकता है। इसमें अमेरिकी सैनिक यूएसएस ट्रिपोली युद्धपोत से हेलीकॉप्टर के जरिए अरब सागर के ऊपर उड़कर जहाज तक पहुंचे। कुछ हेलीकॉप्टर्स में गन और हथियारों के साथ मरीन कमांडो एक्शन में थे, तो उनके ठीक सामने हेलीकॉप्टर्स के जरिए अमेरिकी कमांडो की एक टुकड़ी ईरान के टुस्को जहाज पर एक एक कर रस्सी के सहारे नीचे उतरी और उसने कब्जे में जहाज को ले लिया। ईरान के जहाज पर कब्जा हुआ तो ईरान बौखला गया। ईरान ने कहा, अमेरिका ने जो कुछ किया है वो समुद्री डकैती है, यानी अमेरिका ने समंदर के अंदर उसके जहाज पर डाका डाला है और ये युद्ध विराम का उल्लंघन है। ईरान इस हमले का जल्द ही जवाब देगा। इसके बाद अल जजीरा के हवाले से बड़ी खबर आई। ईरान ने ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों पर ड्रोन से हमले किए। अब ये हमले किन युद्धपोत पर किए इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इतना तय है कि ईरान अमेरिका की कार्रवाई से बेहद नाराज है। ईरान की तरफ से बातचीत की टेबल पर जा चुके बागेर गलीबाफ ने तेल को लेकर खुली चेतावनी दी। गलीबाफ ने साफ किया कि अगर होर्मुज में हालात बिगड़े और तेल सप्लाई पर असर पड़ा तो कागजी दाम टिक नहीं पाएंगे। मतलब जमीन पर तेल रुका तो बाजार टूट जाएगा, सप्लाई की परेशानी हुई, दाम आसमान छुएंगे। गलीबाफ पहले भी धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान पर नाकेबंदी की गई तो वो दूसरों पर भी नाकेबंदी लागू करेंगे। यही वजह है कि ईरान के आसपास समंदर में तेल के जहाजों की लाइन लगी हुई है। समंदर का एक हिस्सा जहाजों से चौक होता दिख रहा है। इन सब के बीच ईरान के वाइस प्रेसिडेंट आरेफ की तरफ से भी होर्मुज को लेकर बड़ा बयान आया है। उन्होंने लिखा कि होर्मुज में सुरक्षा मुफ्त नहीं है। अगर ईरान के तेल निर्यात को सीमित किया गया तो दूसरों को भी मुफ्त में सुरक्षा नहीं मिलेगी। इन सब के बीच अमेरिका समंदर में लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। ईरान को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब ईरान को उसकी बात माननी ही पड़ेगी, लेकिन ईरान अपनी धुन का पक्का दिख रहा है। अमेरिका की तैयारियों के आगे ईरान भी अपनी तैयारी दिखा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान में ठनती दिख रही है, क्या बातचीत के टेबल पर बात बन पाएगी?
या फिर ईरान और अमेरिका एक छोटे से युद्ध विराम के बाद नए कोहराम में फंस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो तस्वीरें आपने देखी, ईरान के जहाज पर कब्जा हो गया। 2 दिन बाद अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर खत्म हो रहा है, तो वहीं इस्लामाबाद में बातचीत के दूसरे दौर की तैयारी है। लेकिन क्या ये बातचीत होगी? क्योंकि ईरान का आरोप है कि अमेरिका लगातार धमकियां भी दे रहा है, सीज फायर तोड़ रहा है। ऐसे में खबर आ रही है कि ईरान बातचीत के लिए अपनी टीम नहीं भेजेगा। वहीं ट्रंप लगातार अपने पोस्ट और बयानों के जरिए ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दूसरे दौर की वार्ता होगी या नहीं होगी, क्योंकि हॉर्मुज़ में माहौल फिर गर्म हो रहा है। दूसरे दौर की बातचीत होगी या नहीं, समझौता होगा या नहीं, क्या दोनों पक्ष मानेंगे, जंग रुकेगी या आगे बढ़ेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अगले 1-2 दिनों में सामने आ सकते हैं। 22 अप्रैल को अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसे लेकर पूरी दुनिया की नजर इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता पर है। लेकिन इस पर भी सस्पेंस है, क्योंकि ईरान ने दूसरे दौर की वार्ता के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने से इनकार कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसकी वजह अमेरिका का बर्ताव है। ईरान का कहना है कि अमेरिका कुछ ज्यादा ही मांग कर रहा है, उसके रुख में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। होर्मुज में नाकाबंदी भी इसकी बड़ी वजह है। ईरान इस नाकाबंदी को संघर्ष विराम का उल्लंघन मानता है। ईरान अपने रुख पर अड़ गया है। उसका कहना है कि ऐसे हालात में शांति वार्ता नहीं हो सकती। ईरान ने साफ किया है कि वो किसी की धमकियों में आने वाला नहीं। इससे पहले 19 अप्रैल की शाम को ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी थी कि उनका दल इस्लामाबाद जा रहा है, लेकिन वो ईरान को भी धमकाते दिखे कि डील करो नहीं तो बर्बाद हो जाए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, हम एक बहुत ही निष्पक्ष और उचित समझौता पेश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इसे मानेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ईरान के हर एक बिजली संयंत्र और हर एक पुल को ध्वस्त कर देगा अमेरिका। ट्रंप ये भी लिखते हैं कि अब और अच्छा इंसान नहीं बनेंगे। ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं कि डील कर लो वरना सब बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ईरान को घुटनों पर लाने की बात कर रहे हैं। वो अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि वो यानी ईरान बहुत आसानी और जल्दी ही घुटनों पर आएंगे। अगर वो समझौता नहीं मानते हैं तो मेरे लिए वो करना सम्मान की बात होगी जो पिछले 47 साल से दूसरे राष्ट्रपतियों को ईरान के साथ करना था। ईरान की इस किलिंग मशीन का अंत करने का समय आ गया है। वैसे ट्रंप की ये भाषा हमेशा से ही रही है। सीज फायर से पहले वो ईरान की सभ्यता तक मिटाने की बात कह चुके हैं, लेकिन ईरान ने भी लगातार कहा है कि उसकी जमीन पर आने की हिम्मत भी ना करें वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इस सबके बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि कौन आएगा कौन नहीं, वार्ता होगी भी या नहीं, इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका अपना डेलीगेशन भेज रहा है। अमेरिकी डेलीगेशन के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले 5 अमेरिकी जेट्स वहां पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि 5 और जेट कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका ने अपने वार्ताकारों की सुरक्षा के लिए खास तौर पर ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पश्चिम एशिया में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर वार्ता के लिए इस्लामाबाद आएंगे। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि वेंस इस बार नहीं जाएंगे। वहीं ईरान से कौन आएगा या कोई भी नहीं आएगा, इसे लेकर अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में तैयारी पूरी है। Islamabad is all prepared to host the second round of the US-Iran talks। इस हवाले से अमरीकी डेलीगेशन को अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जो है हेड करेंगे और डेलीगेशन में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरानियन डेलीगेशन का सरकारी सतह पर ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन यही उम्मीद जाहिर की जाती है कि पहला ही डेलीगेशन इस्लामाबाद आएगा। जो पहले वफूद अमरीकी और ईरानी वफूद एक दूसरे के साथ मिले थे वो दोबारा मिल रहे हैं। अमरीकी वफ्द आज
शाम को, जबकि ईरानी वफ्द कल पहुंच रहा है। इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन इस्लामाबाद में डिफरेंट एडवाइजरीज जारी की जाती हैं और लोगों को डिस्करेज किया जाता है कि वो इस्लामाबाद आएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि निज़ाम ज़िंदगी भी रुका हुआ है, ना सिर्फ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जबकि मज़ाफ़ाती शहर रावलपिंडी, यहाँ से बड़ी तादाद में लोग काम करने के लिए इस्लामाबाद आते हैं, वहाँ का भी निज़ाम ज़िंदगी रुका हुआ है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 11-12 अप्रैल को पहले दौर की बातचीत इस्लामाबाद में ही हुई थी। हालांकि 21 घंटे चली पहली बातचीत बेनतीजा रही थी। जो है वो मुकम्मल है, जहाँ पे जो रेड जोन है उसका इंतज़ाम जो है वो फौज के ज़ेर इंतज़ाम है। इसके अलावा यहाँ पे भारी तादाद में जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। इस्लामाबाद में गैर मामूली जो नकलो हरकत है उसको ममनू किया गया है। यहाँ पे मीडिया पहले से मौजूद है इंटरनेशनल बड़ी तादाद में। ताहम पाकिस्तान के जो हुकाम हैं उनको ये लगता है कि वो ईरान के साथ राब्ते में है और उनकी कोशिश है कि वो ईरान को कायल कर सके, कि वो इस दूसरे दौर में शिरकत कर सके। पाकिस्तानी ज़राए ने हमें ये बताया है कि ईरान की जानब से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे इस्लामाबाद में होने वाले इस दूसरे मुज़ाकराती दौर में शिरकत करने के हवाले से जो है वो नहीं बताया गया और अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे ईरान ने ये नहीं कहा कि वो इन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा और पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें जारी हैं कि वो ईरान को कायल करे। इसके साथ साथ जो दोस्त ममालिक हैं, हमें ये भी बताया है पाकिस्तान के सफारती ज़राए से कि दोस्त ममालिक से भी जो है वो मदद ली जा रही है और वो भी इस अमल में कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को इस में शिरकत के लिए कायल कर सकें। लेकिन अभी तक ये गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। इस्लामाबाद में तमाम तैयारियां अपनी जगह पे, लेकिन ईरान यहाँ पे आता है उसके बाद ही ये सूरत हाल बाजी हो सकेगी। दूसरा राउंड क्या होगा? अमरीकी जो एयरक्राफ्ट हैं वो पहले से यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी और दीगर अरेंजमेंट जो हैं उनके लिए यहाँ पे एहलकार अमरीकी मौजूद हैं जो तैयारी कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफारत खाने का दौरा किया, जहां उनकी एक्टिंग अमेरिकन एम्बेसडर नेटली बेकर के साथ मुलाकात हुई और इस तमाम सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लिया गया। अब देखते हैं कि ईरान इस हिस्से में इस दूसरे राउंड के लिए आता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल अभी भी जो है वो बाकी है। वक्त बीतता जा रहा है। 14 दिन का सीज फायर अब करीब 2 दिन का मेहमान ही रह गया है। ट्रंप के धमकी भरे बयान से भड़का हुआ है ईरान। सवाल यह है कि क्या शांति का दौर आगे भी जारी रहेगा या फिर बारूद बरसने लगेगा। इस्लामाबाद से नोमान इशफाक और अली फुरकान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चलते बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक पश्चिम एशिया समेत दूसरे इलाकों में तैनात हैं। जानकार ये कह रहे हैं कि ईरान से जंग छेड़कर ट्रंप ने बड़ी मुश्किल मोल ले ली है। इस जंग में अमेरिका का भी खासा नुकसान हुआ है। अब रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ट्रंप पर ना ही उनकी सेना भरोसा कर रही है और ना ही अमेरिका के लोग। ट्रंप की बयानबाजी का सिलसिला नया नहीं है, काफी पुराना है। एक बात कहना, फिर कुछ देर बाद उसी से पलट जाना, ये ट्रंप का अंदाज बन गया है। खबर आ रही है कि उनके बड़बोलेपन से उनकी सेना भी त्रस्त आ चुकी है और वो भी उनसे मिशन की डिटेल छुपाने लगी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरान में गिरे अपने पायलट को अमेरिकी सेना रेस्क्यू करने के लिए मिशन चला रही थी, तब जानबूझकर ट्रंप को अपडेट नहीं दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के काफी देर बाद उन्हें जानकारी दी गई। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को ईरान ने अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान को दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में मार गिराया था, जिसके बाद पायलट ईरान की सीमा के भीतर फंस गए थे। एक पायलट को तो उसी दिन निकाल लिया गया, लेकिन दूसरे पायलट को निकालने में 2 दिन लग गए थे। 5 अप्रैल को एक विशेष ऑपरेशन के जरिए दूसरे पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया था। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से ट्रंप को इस रेस्क्यू मिशन की पूरी जानकारी नहीं दी जा रही थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अप्रैल की दोपहर के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप को पता चला कि ईरान में एक अमेरिकी जेट को मार गिराया गया है, जिसमें 2 पायलट लापता हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अपने सहयोगियों पर घंटों तक चिल्लाते रहे, आदेश देते रहे कि दोनों पायलट को तुरंत बचाकर लाया जाए। लेकिन 1979 के बाद से अमेरिकी सेना ईरान की धरती पर नहीं उतरी थी। मिशन से पहले ये पता लगाने की जरूरत थी कि कैसे उस जगह पहुंचा जाए जहां पायलट गिरे थे।
रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पायलट के रेस्क्यू होने के काफी देर बाद ट्रंप को इसकी जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ट्रंप के ही सहयोगियों ने राष्ट्रपति को अपडेट से बाहर रखा, जबकि अधिकारियों को मिनट दर मिनट अपडेट मिलता रहा। ये माना गया कि ट्रंप के जल्दबाजी करने वाले मिजाज से कोई फायदा नहीं होना है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला लिया गया कि कोई बड़ा अपडेट होगा तो ही राष्ट्रपति को बताया जाएगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली टर्म के अंदर साइफनिंग ऑफ मिलिट्री फंड्स के ऊपर तो आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी सेकंड टर्म में उन्होंने डिसेबल्ड सोल्जर्स को जिस तरह से कंसोल किया, उनकी इमेज वहां की आदमी के बीच में बहुत अच्छी थी। पर स्थिति ये है कि इस टर्म में उन्होंने जो स्टेटमेंट देने शुरू किए, मर्क्यूरियल स्टेटमेंट, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशंस को बताते हुए स्टेटमेंट, और वो भी कभी कभी जब एक दूसरे के वो डायगोनली अपोजिट हो गए, तो अब जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनके सामने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने किसी इंसिडेंट की डीब्रीफिंग करते समय बहुत केयरफुल रहते हैं, यानी कि उसको छांटकर एक सदी हुई भाषा में ही उन्हें बताते हैं। जंग भारी पड़ी, लोकप्रियता गिरी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने, लेकिन ये दौर उनके लिए कुछ ज्यादा ही चुनौती वाला बन गया है। दूसरे कार्यकाल में उनकी लोकप्रियता तेजी से घटी है, अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही है। उनकी अप्रूवल रेटिंग घटकर 37% पर पहुंच गई है, यानी सिर्फ 37% लोग ही उनके काम को सही मान रहे हैं। 63% अमेरिकी ट्रंप के प्रदर्शन से नाखुश हैं, जबकि 50% ने कड़ा असंतोष जताया है। ईरान से जंग छेड़कर भी ट्रंप को झटका लगा है। 67% अमेरिकी इस जंग का विरोध कर रहे हैं। ईरान से जंग के बीच ट्रंप लगातार विरोधाभासी बयान देते रहे हैं, अपने बयानों से पलटते रहे हैं। जंग के शुरुआती दिनों में कभी वो दावा करते कि अमेरिका जंग जीत चुका है, तो कभी कहते अभी जंग 2-3 हफ्ते और चलेगी। वो सीज फायर की बात करते, साथ ही ईरान को बर्बाद कर देने की धमकियां देते रहते हैं। माना जा रहा है कि ईरान के साथ जंग छेड़कर अमेरिका इसमें बुरी तरह फंस चुका है और ट्रंप को इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम एशिया में लेबनान भी जंग का एक मोर्चा बना हुआ है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग में बेरूत समेत दक्षिणी लेबनान से भीषण नुकसान हुआ है। उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान की सीमा पर जबरदस्त तबाही मची हुई है। शहर के शहर उजड़ गए हैं। हमारी टीम आपको इन्हीं जगहों से वहां की असलियत दिखा रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग से लेबनान में खासी तबाही मची है। 16-17 अप्रैल की रात से लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिनों का युद्ध विराम लागू हुआ, लेकिन खबरें आई कि इजराइल ने सीज फायर के बावजूद दक्षिणी लेबनान में हमला किया। लेबनान में जहां जाओ वहां बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। इस वक्त हम लेबनान की राजधानी बेरूत के शहर में हैं और बेरूत शहर से दक्षिण का इलाका दहिये का कहलाता है, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। और उस दहिये में बेरल अब्द नाम के इलाके में हम खड़े हैं और मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, ये वो इलाका है, ये वो मकाने हैं जहां आम लोग रहते थे, हिजबुल्लाह के समर्थक रहते थे। और इस पे पिछले 2 मार्च से अगर आप देखें तो जो हमले यहाँ पर हुए हैं उसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। ये पूरी बिल्डिंग जो है या तो डैमेज हो चुकी है, इस पे क्षति पहुंची है, या जो खड़ी बिल्डिंगें आप देख भी रहे हैं, जो टावर्स आप देख रहे हैं जिस पे कोई अटैक के निशान नहीं लग रहे हैं, वो भी खतरे की एक घंटी है, वो भी कभी भी गिर सकती है। ना सिर्फ सड़क के इस तरफ बल्कि सड़क के इस तरफ भी, मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं तो इधर भी इन बिल्डिंग्स पर भी हवाई हमले जो इजराइल ने पिछले 2 मार्च से किए हैं। बेरूत के पास दाहिये शहर में जबरदस्त तबाही मची है। सीज फायर के चलते अभी इजरायली जेट तो नहीं दिख रहे, लेकिन ड्रोन अक्सर गुजर रहे हैं। इलाके में हालांकि युद्ध विराम के बाद लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अभी भी ड्रोन की आवाज़ हवा में सुनाई दे रही है, आसमान में सुनाई दे रही है। ये ड्रोन जो है इजराइल की तरफ से आराम से बेरूत, न सिर्फ बेरूत बल्कि लेबनान के अलग अलग इलाके में घूमते रहते हैं, हवा में वो कैप्चर करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आने के बाद मुझे समझ आई है कि जिनको पश्चिमी देश आतंकवादी संगठन मानते हैं,
उनको लोकल सपोर्ट किस तरह से हासिल है। यहाँ के लोग उन्हें रेजिस्टेंस फोर्स कहते हैं, जो उनकी तरफ से संघर्ष कर रहा एक ऐसी पार्टी जो यहाँ संघर्ष कर रही है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल जो है सीज़ फायर होने के बावजूद लेबनान के कई इलाकों पर कब्जा करके बैठा है और जब तक वो यहाँ से नहीं हटता हिजबुल्लाह कभी भी अपने हथियार नहीं डालेगा। बताया जा रहा है कि दाहिये में 20 से ज्यादा बार हमले हुए हैं। पूरे के पूरे बिल्डिंग ब्लॉक ढह गए हैं। ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। इजराइल कहता रहा है कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, लेकिन लेबनान में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। जो आंकड़े लेबनान सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं उसमें ये पता लगता है कि पिछले 2 मार्च से और जब तक युद्ध विराम 16 अप्रैल को उसकी घोषणा होती है उस पूरे मुद्दत के दौरान करीब 2200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। लोग अपने घरों में वापस तो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ ऐसी ही मंजिल दिख रही है, ऐसे ही डैमेज्ड घर दिख रहे हैं जिसमें ना वो रह सकते हैं। और हालांकि युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन लोगों के लिए अपना ठिकाना नहीं है। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि इन घरों में अभी भी मलबे के नीचे उनके प्रियजन दबे ना हो। तो जो रेस्क्यू एफर्ट है, राहत और बचाव का काम है, वो भी रुका हुआ है, क्योंकि सभी लोगों को ये भी लगता है कि इजराइल अक्सर जो मेडिकल के लोग हैं, जो मेडिकल वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके ऊपर भी हमला कर देता है। जो रेस्क्यू के वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी हमला कर देता है, और ऐसा इजराइल ने लेबनान में कई जगह किया भी है। तो ऐसे में लोगों को ये भी डर है कि जब तक पूरे युद्ध विराम की दोबारा घोषणा नहीं हो जाती तब तक इन इलाकों में राहत और बचाव कार्य पर भी बहुत बड़ा एक रुकावट बना हुआ है। उत्तरी इजराइल की सीमा पर हिजबुल्लाह के हमलों का असर देखा गया है। कई लोग घर छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं। ये अभी अपने घर वापस नहीं जाना चाहते। लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम के बाद कुछ राहत की सांस लोगों को मिली है। जहाँ एक और हमने देखा है कि लेबनान में लोगों ने पटाखे चलाए और अपने अपने घरों की ओर जाते हुए नजर आए। वहाँ इजराइल में ऐसा कुछ देखने को इतना ज्यादा मिल नहीं रहा। हाँ, कुछ लोग जरूर घरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन घरों को देखने के बाद वापस आ रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अभी वो नहीं जाएंगे अपने घरों की ओर जब तक कि सीज़ फायर है परमानेंट नहीं हो जाता। और अब आपको बताते हैं कुछ खास। जिस पल का था सबको इंतजार, वो अब बस चंद कदम दूर है। एनडीटीवी इंडिया पर क्या खास होने वाला है, क्या बदलने वाला है, कुछ बेहद खास, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए इस बुधवार रात 8 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ बड़ा होने वाला है। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग से जुड़ी बड़ी खबर। फायरिंग को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आया है। गलतफहमी की वजह से शिप पर फायरिंग हुई। अभी भी हॉर्मुज में 14 भारतीय जहाज फंसे हैं। भारतीय जहाज नाविकों की सुरक्षा अहम। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हॉर्मुज में 14 भारतीय जहाज अभी भी फंसे हैं। भारतीय जहाज और नाविकों की सुरक्षा प्राथमिकता है, वो हमारे लिए जरूरी है और उसका ख्याल रखा जा रहा है। हॉर्मुज में भारतीय शिप पर हमले को लेकर ये बड़ा बयान आया है। फायरिंग को लेकर MEA का ये बड़ा बयान। गलतफहमी की वजह से शिप पर फायरिंग हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। फायरिंग को लेकर विदेश मंत्रालय ने ये बड़ा बयान जारी किया है कि गलतफहमी की वजह से शिप पर फायरिंग हुई। और एक और बड़ी खबर, नासिक TCS धर्मांतरण केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। निदा खान की अग्रिम जमानत पर फैसला चला है। अब 27 अप्रैल को फैसला आएगा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला होगा। आरोपों के बाद से निदा खान फरार हैं। निदा खान की अग्रिम जमानत पर फैसला टल गया है। 27 अप्रैल को अब फैसला आएगा। निदा खान की अग्रिम जमानत फिलहाल के लिए टल गई है। 27 अप्रैल को इस पर फैसला आ सकता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। आरोपों के बाद से निदा खान फरार हैं।
तो नासिक की नामी आईटी कंपनी में हर दिन के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो खबर आई है वो वाकई परेशान करने वाली है। वो खबर जो बताती है कि कैसे सुनियोजित तरीके से टारगेट चुना जाता था, टारगेट यानी लड़कियां, और फिर शुरू होता था उन पर टॉर्चर और फप्तियों का दौर। एक ऐसा दौर जिसमें परेशान करके लड़कियों को नए धर्म की तरफ मोड़ने की साजिशें रची जा रही थी। ये सब आरोप लगाए हैं टीसीएस में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने। उसने जो कुछ सच अब बताया है उसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि क्या कॉर्पोरेट ऑफिस में ऐसा कुछ हो सकता है। नासिक की टीसीएस कंपनी में हुए जघन्य अपराध पर हर दिन होता खुलासा रोंगटे खड़े कर देता है। जो कुछ वहां चल रहा था वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। काम के नाम पर शिकार बनाने का पूरा गंदा खेल चल रहा था। एक ऐसी पीड़िता सामने आई है जिसने नामी कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट धर्मांतरण के जाल में फंसकर 10 महीनों तक नरक भोगा। धर्मांतरण के खिलाड़ी उसे प्लेयर कहते थे, उसके कपड़ों पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करते थे और उसे हर मोड़ पर एहसास दिलाया जाता था कि उसका पति उसके साथ नहीं है। इस खेल के शुरुआती खिलाड़ी थे शाहरुख कुरैशी और रजा मेमन। शाहरुख पीड़िता का टीम लीडर था, लेकिन रजा का उसके काम से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी रजा ट्रेनिंग रूम में बार बार पीड़िता के पास आता था। दोनों मिलकर पीड़िता की जिंदगी पर सवाल उठाते थे, उसे छेड़ते थे, भद्दे भद्दे और गंदे कमेंट्स करते थे, सवाल उठाते थे। मसलन, तुम्हारा पति बाहर रहता है तो तुम सब कुछ कैसे मैनेज करती हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताया करो, मैं कभी भी मदद करूंगा। तुम्हारी तो अभी भी शादी हुई है, तुम हनीमून पर कहां कहां गई थी, वहां क्या क्या किया था? अगर तुम्हारा पति से नहीं जमता तो हमें बताओ। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों की नजर में वो सिर्फ एक प्लेयर थी, जिसे वो प्लेयर कहकर बुलाते थे। पीड़िता के मुताबिक रजा कहता था, क्या प्लेयर, तुझसे काम नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा तो मुझे बता, तुम्हारा पति यहाँ क्यों नहीं आता? इस पूरे खेल में शाहरुख कुरैशी रजा को उकसाता रहता था और तीसरा खिलाड़ी यानी आसिफ अंसारी तो सबसे ज्यादा गंदा बताया गया है। पीड़िता के मुताबिक आसिफ ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी थी। पीड़िता के मुताबिक आसिफ भी उसकी टीम में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसके बगल में आकर बैठता था। कभी जांग पर हाथ रखना, कभी कमर को छूना, कभी गैलरी में जबरन गले लगा लेना। इतना ही नहीं, जब इन दरिंदों का मन नहीं भरा तो उन्होंने देवी देवताओं पर कीचड़ उछाला। बुर्का न पहनने पर रेप की धमकियां तक दी गईं और हिंदू धर्म को भी नीचा दिखाया गया। कुल मिलाकर पीड़िता ने सीधे तौर पर 5 मुस्लिम कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता के मुताबिक जून 2025 से मार्च 2026 के बीच टीसीएस कंपनी नासिक में नौकरी करते समय शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, आसिफ अंसारी, तौसीफ अत्तार और शफी शेख ने कई बार उसका पीछा करके अश्लील फप्तियां तक कसी, गलत तरीके से छुआ, गंदी नजरों से देखा, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सवाल ये उठता है, इतने समय तक शोषण होता रहा, आखिर आवाज क्यों नहीं उठाई? इसका जवाब मजबूरी के कीचड़ में सना हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दरिंदों के निशाने पर वही लड़कियां थीं जिनकी मजबूरी पहाड़ जैसी थी। एक पीड़िता के पिता कैंसर से जूझ रहे हैं, घर में खाने के पैसे नहीं हैं, पिता की कीमोथेरेपी करानी है। उसे पता था अगर आवाज उठाई गई तो नौकरी जाएगी और पिता की सांसें थम सकती हैं। इसी बेबसी को दरिंदों ने अपनी ढाल बना लिया। दूसरी पीड़िता पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसे डराया गया, धमकाया गया और धीरे धीरे धर्मांतरण के दलदल में धकेलने की कोशिश की गई। कि लड़कियां इतने कम क्यों होने लगी धर्मांतरण के लिए, उनको ही दबाव कर रहे थे और यही भी पूछ रहे थे कि उनने क्या क्या किया। तो वो लॉज भी बुक करते थे, होटल कि किधर जाना है, क्या करना है, वो सब वो करते थे और उनको लेके उनको झांसा दे के बोलते थे कि ऐसा हमारे धर्म में ऐसा हो, ऐसा करते वैसे करते। इसलिए लोग जात उनको फंसा के दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने खुद कमान संभाली है। लगातार तीसरे दिन जांच जारी रही।
टीम ने कंपनी के कोने कोने को खंगाला है। कैंटीन से लेकर वॉशरूम के रास्तों तक की जांच हुई है। आयोग ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ छेड़छाड़ का मामला नहीं लगता, बल्कि इसमें एक संगठित अपराध की बदबू महसूस हो रही है। इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड कही जाने वाली निदा खान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि 7 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन निदा खान की फरारी कई सवालों को जन्म दे रही है। उसकी जमानत की अर्जी अदालत में है। उस पर भी इन सभी आरोपियों को मदद करने के आरोप है। क्या उसे राहत मिलेगी या पुलिस का शिकंजा अब कसने वाला है? सोचिए, अगर टीसीएस जैसी वैश्विक कंपनी में बेटियों की अस्मत और उनका धर्म सुरक्षित नहीं है, तो फिर सुरक्षा कहां मानी जाए? ये वो सवाल है जिस पर प्रशासन से लेकर सरकारों को सोचने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन नासिक महाराष्ट्र में एक लौती जगह नहीं है जहां बेटियों के शिकार का डरावना पैटर्न देखा गया, बल्कि महाराष्ट्र के कई और शहरों में भी मजहब की आड़ में बेटियों के खिलाफ घिनौने पैटर्न्स का खुलासा हुआ है। अमरावती में लड़कियों को मजाक समझने वाले अयान का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो थार और रिवॉल्वर के साथ दिख रहा है। उसका साथी भी धरा गया है। दूसरी तरफ नागपुर में एनजीओ चलाने वाला रियाज काजी पकड़ा गया है, जो एनजीओ की आड़ में अधर्म वाला खेल खेल रहा था। तो वहीं यवतमाल में भी एक शैतान को पकड़ा गया है, जिस पर धर्मांतरण और अधर्म जैसे आरोप लगे हैं। ये अमरावती में स्कैंडल का खिलाड़ी अयान है। उसकी करतूतों से सजा ये नया वीडियो सामने आया है। थार में बैठकर नोटों की गड्डियों के बीच आईफोन और हाथ में रिवॉल्वर। सोचिए, इसका चेहरा देखिए, इसकी उम्र देखिए और इसके ऊपर लगे आरोपों को समझिए। इस पर एक नहीं, तमाम लड़कियों के साथ घिनौनी हरकत के आरोप हैं। इस पर आरोप है कि इसने मासूम और नाबालिग लड़कियों की जिंदगी नर्क बना दी। अयान अहमद, जिसे कानून का खौफ नहीं था क्योंकि वो पुलिस वालों के साथ केक काटता था और रईसी के नशे में चूर था, लेकिन आज इसी थार वाले दबंग का टशन पुलिस की कोठरी में मिट्टी में मिल चुका है। अयान के पापों के घड़े को भरने के लिए 15 साल की बहादुर बेटी नागपुर से परतवाड़ा पहुंची। इस नाबालिग पीड़िता ने महिला अधिकारियों के सामने अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद अयान अहमद और उसके साथियों पर पुलिस का शिकंजा पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो गया। इतना ही नहीं, अयान का दाहिना हाथ कहा जाने वाला उजेर खान भी अब सलाखों के पीछे है। उजेर पर एक 16 साल की लड़की का पीछा करने और उसे परेशान करने के आरोप में नया पॉक्सो केस दर्ज हुआ है। कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट के बेसिस पे आरोपी क्रमांक 2 उजेर खान इकबाल खान के खिलाफ में परतवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंडर में एक अलग एफआईआर रजिस्टर किया है। सोचिए, मामला कितना गंभीर है कि पीड़ित ने आत्महत्या करने तक की कोशिश कर डाली। पुलिस अब अयान और उसके साथियों के मोबाइल से वो अश्लील वीडियो और डिजिटल डेटा रिकवर कर रही है, जिसके जरिए ये लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। अचलपुर की नगरपालिका अध्यक्ष रूपाली माथने ने शक जताया है कि इन लड़कों के पीछे कोई बड़ा आका हो सकता है, उसको भी खंगाला जा रहा है। उसी महाराष्ट्र में नागपुर में भी समाज सेवा के नाम पर घिनौने गंदे खेल का पर्दाफाश हुआ है और पकड़ा गया है ये रियाज काजी। आरोप है कि ये शख्स एनजीओ की आड़ में न सिर्फ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, बल्कि उनके चरित्र का हनन कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहा था। आरोपी ने शिकायतकर्ता लड़की के नाम का इस्तेमाल कर एक फर्जी आईडी बनाई और फिर उसके खिलाफ साजिशें रची। ऐसी तमाम लड़कियों की बात सामने आ रही है, जिन्हें वो डराता था, धमकाता था और आरोप है कि उनसे नमाज और रोजा रखने के लिए कहा करता था। और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।